हेलो डियर स्टूडेंट, अगेन वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 जो कि है एटम्स। वन शॉट वीडियो, मिनिमम हम 40 से 45 मिनट में ये चैप्टर भी फिनिश कर देंगे। अगर टॉपिक्स की बात करें तो सभी टॉपिक्स हैं इसके अंदर, डिलीट कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, ठीक है, जो लाइन स्पेक्ट्रा होता है या आप बोल सकते हैं डिफरेंट सीरीज, उसका क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट है। सिर्फ हमें उसका मैथमेटिकल फॉर्म और उस पर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। सबसे पहले बेसिक की बात करें बच्चों, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, एटम के डिफरेंट टाइम पे मॉडल आए थे। इवन इससे पहले जॉन डाल्टन ने एक थ्योरी दी थी एटम से रिलेटेड कि एटम सबसे छोटा होता है, सभी मटेरियल एटम से बने और एटम सबसे छोटा है। एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन थॉमसन ने अपने मॉडल में कहा कि एटम भी डिवाइड हो सकता है। उसने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया और उसके बेसिस पे उसको पता लगा कि एटम भी टूटता है। और एटम जब टूटता है तो बच्चों उसके अंदर क्या निकलते हैं? पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। तो उसने कहा कि एटम जब टूटता है तो उसमें से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल निकलते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो बाकी बचा पार्ट होता है वो पॉजिटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट भी जे थॉमसन को जाता है। तो उसका मॉडल कुछ इस तरह से था कि जो एटम है वो एक वाटरमेलन की तरह है, एक स्फीयर की तरह है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो एम्बेडेड है, नेगेटिवली चार्ज, और बाकी जो पार्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। आप इस मॉडल को वाटरमेलन मॉडल भी कंपेयर कर सकते हो, बिकॉज जैसे वाटरमेलन में सीड्स एम्बेडेड होते हैं, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल उन्हीं की तरह है। और जैसे वाटरमेलन में रेड पार्ट जो ईटेबल पार्ट होता है, वैसे ही पॉजिटिव चार्ज स्फीयर में होता है। तो इसके कुछ मेन पॉइंट्स की बात करें, देखो थॉमसन का मॉडल डायरेक्ट नहीं है, इसलिए थोड़ा बहुत ओवरव्यू पता होना चाहिए। तो इसके सबसे मेन पॉइंट की बात करें तो एटम का रफ साइज जो है वो जे थॉमसन ने दिया था 10⁻⁻10 मीटर का। अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हो एंगस्ट्रॉन की रेंज का एटम का साइज होता है। एंड जो चार्ज है पॉजिटिव वो पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इलेक्ट्रॉन उसमें नेगेटिवली चार्ज एम्बेडेड है उसके अंदर। एक चीज उसने कही कि यार टोटल जितना पॉजिटिव चार्ज है उसके पास उतना ही टोटल नेगेटिव चार्ज है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो एज अ होल जो नेट चार्ज है एक एटम का वो 0 होता है बच्चों। तो एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जे थॉमसन के मॉडल में, लेकिन उसकी कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। जैसे ये स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं कर पाया था उस टाइम पे। जो है सिंपल इसने जो स्पेक्ट्रम चेक किया जे थॉमसन ने एटम का, तो उसको उसमें सिर्फ एक ही लाइन मिली जो कि 1300 एंगस्ट्रॉम की थी। लेकिन उसके पास एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे जो डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं, जो उस टाइम पे बाकी साइंटिस्ट को मिल रही थी, तो ये उसके बारे में नहीं बता पाए ये क्यों है। साथ ही साथ ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के जो कंक्लूजन थे, जो रिजल्ट्स आए थे, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एक्चुअल में अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट सेम टाइम पे जो है रदरफोर्ड और उसके जो है कुछ कोलीग्स कर रहे थे, तो उससे कुछ बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए थे एटम से रिलेटेड। तो अगर वो एटम के रिजल्ट ये सेटिस्फाई कर देता तो ये मॉडल सक्सेसफुल होता, बट ये नहीं कर पाया। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा मेन पार्ट। एक्चुअल में हमारे सिलेबस में डायरेक्ट रदरफोर्ड मॉडल से ही है। तो रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल देने से पहले अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। तो बेसिकली उसने अल्फा पार्टिकल्स लिए और उसको एटम के ऊपर जो है इंसिडेंट करवाया। तो अल्फा पार्टिकल ही क्यों लिए? बिकॉज अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो हैवी पार्टिकल्स होते हैं। हीलियम 2 पॉजिटिव को अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं। और साथ में उसको एटम चाहिए था, तो उसने ऐसी मेटल चूज की जिसको सबसे थिन बना सके, जो सबसे मेलिएबल या डक्टाइल हो। तो गोल्ड उसमें सबसे बेस्ट रहता है, इसलिए उसने थिन गोल्ड का फॉइल, आप देख सकते हो, थिन गोल्ड फॉइल लिया। और उसने सोर्स लिया अल्फा पार्टिकल का, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो अल्फा पार्टिकल एमिट करता है तो उसका यूज किया। तो अल्फा पार्टिकल तो हर डायरेक्शन में जा रहे थे, लेकिन उसको एक कॉलिमेटेड बीम बनाने के लिए, ताकि एक ही डायरेक्शन में जाए, और एक्स्ट्रा जो अल्फा पार्टिकल है उनको एब्जॉर्ब करने के लिए उसने लेड की ब्रिक्स लगा दी। तो उसमें क्या है कि एक पर्टिकुलर बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल ही बाहर निकलती थी। तो इस बीम को डायरेक्ट जो है गोल्ड की थिन फॉइल पे गिराया गया, यानी एटम पे गिराया गया। तो बहुत सारे पार्टिकल सीधे गए, कुछ डिफ्लेक्ट भी हुए। उसको चेक करने के लिए सामने क्या किया गया, एक डिटेक्टर लगा दिया गया, एक जिंक स्क्रीन लगा देगी, क्योंकि जिंक स्क्रीन पे जैसे ही जो अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करते थे, लाइट एमिट करते थे, तो वहां से डिटेक्ट हो जाता था। ठीक है, तो ये जो डिटेक्टर था ये मूवेबल था, हम उसको मूव कर सकते हैं ताकि हमें पता लग सके कि जो अल्फा पार्टिकल है वो कितने एंगल से स्कैटर होकर आए। तो ये एक मूवेबल स्केल होता था इसके ऊपर। तो उसने बहुत सारे पार्टिकल्स को 1 बाय 1 इस पे गिराया, और कुछ ऑब्जर्वेशंस उसको जो मिली, और उनके बेसिस पे कंक्लूजन निकाला। तो सबसे पहले उसने क्या किया कि मल्टीपल जो है अल्फा पार्टिकल्स को उस गोल्ड की थिन फॉइल के ऊपर गिराया, एटम पे गिराया। तो क्या कंक्लूजन निकल के आया इस एक्सपेरिमेंट में? लार्ज एंगल स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल कुड हैपन रदरफोर्ड रीजन ओनली इफ पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल वर बीइंग रिपेल्ड बाय अ मासिक। भाई देखो, सबसे पहले तो उसको ये पता लगा कि एटम में ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल रहे हैं, यानी एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट खाली है। लेकिन कुछ ऐसे पार्टिकल भी थे जो
लार्ज एंगल्स के साथ डिफ्लेक्ट हुए। जैसे अब ये पार्टिकल देखो, ये आप देखोगे तो इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन इतने एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ। ये पार्टिकल भी इतने एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ, ये पार्टिकल भी इतने एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ। डिफ्लेक्शन मिली, वो भी अच्छे खासे लार्ज एंगल्स की। इसका मतलब डिफ्लेक्ट करने वाला कोई तो चीज़ है। अब अल्फा पार्टिकल खुद में पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, 2 पॉजिटिव होते हैं, अब उसको भी डिफ्लेक्ट करने के लिए कोई और ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए। उसने कंक्लूजन निकाला कि भाई ये है थोड़ी सी जगह पे, क्योंकि थोड़ी से ही केस है जिसमें डिफ्लेक्शन मिला। तो उसने कहा भाई एटम के अंदर शायद थोड़ी सी जगह पे सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और मास है, मासिव ऑब्जेक्ट है, जो इन अल्फा पार्टिकल को भी डिफ्लेक्ट कर सकता है। और बाद में उस पॉजिटिव स्फीयर को, जहाँ पर सारा चार्ज और सारा पॉजिटिव मास, जहाँ पर सारा पॉजिटिव चार्ज और सारा मास है, उसको न्यूक्लियस नाम दिया। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी का क्रेडिट भाई चला जाता है रदरफोर्ड के नाम। ये पता लगा, और उसके साथ साथ उसको ये पता लगा कि एटम जो है ऑलमोस्ट खाली है भाई। 99% पार्ट एटम का खाली है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए एटम में से। न्यूक्लियस जो है भाई, जिसका मैंने कहा सारा का सारा मास, सारा पॉजिटिव चार्ज जहाँ पर है, तो वो एकदम सेंटर में है, छोटे से पार्ट में है। देखो कितने पार्ट में, 0.1% पार्ट है सिर्फ उसका भाई। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या आता है, इसके अराउंड जो है रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट में, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के, वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। कंक्लूजन निकाला। ठीक है, उसने ये भी कहा कि इलेक्ट्रॉन जो एटम है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। जितना पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स का टोटल नेगेटिव चार्ज होता है। यानी न्यूट्रलिटी के बारे में इसने भी बंदे ने बताया। तो इस तरह से इसने अपना ये मॉडल दे दिया। थोड़ा सा मैथमेटिकली बता सकते हो। उसने कहा भी देखो इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए जो फोर्स चाहिए ना, वो न्यूक्लियस देता है उसको। तो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो भाई ये उसको रोटेट करवा देता है इस तरह से। एक ग्राफ इंपॉर्टेंट है, देखिए अब उसने डिफरेंट अल्फा पार्टिकल्स गिराए और उनका एंगल ऑफ स्कैटरिंग अलग अलग था। जैसे एक अल्फा पार्टिकल बच्चों से लेटर से इधर जा रहा है न्यूक्लियस की तरफ, और वो तुमसे कहूँ मैं कि इधर चला गया, ठीक है, डिफ्लेक्ट होके, तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग क्या हुआ, तो उसको जाना सीधा चाहिए था, वो इतने एंगल से स्कैटर हुआ। तो डिफरेंट पार्टिकल्स को गिराया और उनका एंगल ऑफ स्कैटरिंग मेजर किया, और एक रफ एस्टिमेशन मिला कि भाई अगर मैं नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स को एंगल्स के साथ प्लॉट करूं, यानी उनका बीच में ग्राफ बनाऊं, तो ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है। आप बोल सकते हो कि 0 डिग्री जिनका एंगल ऑफ स्कैटरिंग है वो नंबर सबसे ज़्यादा है, और जैसे जैसे नंबर कम हो रहा है एंगल बढ़ता जा रहा है। यानी बहुत कम ऐसे पार्टिकल्स हैं जब एंगल ऑफ स्कैटरिंग आपको 180 डिग्री का मतलब कि पार्टिकल सीधा गया अल्फा पार्टिकल और वापस क्या हो गया, रिट्रेस इट्स पाथ, वापस आ गया। ये बहुत कम थे, तो इसका ग्राफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, छोटा सा ग्राफ है। अब इसके 2 मेन पॉइंट मैं मानता हूँ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बच्चों, इस पे लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे। तो ये इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के अंदर। तो क्लोजेस्ट अप्रोच एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके बेस पे न्यूक्लियस का रफ साइज एस्टिमेट किया गया। अब आपको पता है कि देखो ये लेटर से एक न्यूक्लियस है, अब किस एलिमेंट का है, जनरली गोल्ड उसने यूज किया था। तो लेटर से इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, हालांकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की डिस्कवरी बाद में हुई थी। लेटर से प्रोटॉन जो है उस नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड है, इसके अंदर 1 पे प्लस ही चार्ज होता है, तो न्यूक्लियस का टोटल चार्ज हुआ प्लस का जेड ही, नंबर ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाई बाय 1 प्रोटॉन का चार्ज। तो ये चार्ज न्यूक्लियस पे है, प्लस का चार्ज। अब इधर से क्या किया, अल्फा पार्टिकल फेंका गया, अल्फा पार्टिकल गया बेचारा न्यूक्लियस के पास, और एक टाइम ऐसा आया कि वो और आगे नहीं जा पाया, बेचारा वापस आ गया, क्योंकि रिपल्शन मिल रहा है उसको अल्फा पार्टिकल को। तो यानी वो बेचारा यहाँ तक ही ज़्यादा से ज़्यादा जा पाया। तो ये जो डिस्टेंस है पार्टिकल का, अल्फा पार्टिकल का, कहाँ से, न्यूक्लियस के सेंटर से, इस डिस्टेंस को बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच, कि अल्फा पार्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा कितना पास जा पाया न्यूक्लियस के। दिस इज क्लोजेस्ट अप्रोच, R0 रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें ये कैलकुलेट करना है, बेसिक सा फंड है। अल्फा पार्टिकल यहाँ इसकी तरफ आ रहा था, तो अल्फा पार्टिकल के पास थी काइनेटिक एनर्जी, क्या थी बच्चों, काइनेटिक एनर्जी। और जैसे ही वो पास आ रहा था उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही थी, क्योंकि रिपल्शन मिल रहा था न्यूक्लियस का। और जैसे ही वो इस मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचा तो शायद उसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई, लेकिन वो यहाँ बदल गई पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो यहाँ पर उसके पास है पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मुझे एक्सप्रेशन चाहिए इस R0 की, तो मैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल को इक्वेट कर दूँ। ये पोटेंशियल एनर्जी चार्ज की वजह से, क्योंकि न्यूक्लियस पे प्लस का चार्ज है और सल्फा पे भी प्लस का चार्ज है, तो अल्फा का चार्ज है बच्चों प्लस का 2, ये याद रखना। अब एक्सप्रेशन निकालते हैं, देखो वही सब कंसिडरेशन, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल m लिखा, जिस इनिशियल वेलोसिटी से वो आ रहा था उसको हमने v कंसीडर किया। q1 चार्ज अल्फा पार्टिकल का विच इज प्लस का 2e, q2 चार्ज न्यूक्लियस का विच इज प्लस ze। सो अब देखिए इस न्यूक्लियस की वजह से इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे R0 डिस्टेंस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला, तो आप सिंपल लैंग्वेज में लिखो तो बच्चों उसको लिख सकते हो k q चार्ज किसका बच्चों, इस न्यूक्लियस का, सो ze प्लस का, ये डिवाइड बाय डिस्टेंस R0।
अब k की वैल्यू आप फर्दर पुट करना चाहते हो तो बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा ZE/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R नॉट, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। देखो ये यहाँ से आया, मैं आपको बता रहा हूँ, ये पोटेंशियल है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इस पॉइंट पे? चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल। फॉर्मूला तो यही होता है पोटेंशियल एनर्जी का। क्या? चार्ज, कौन सा चार्ज भाई? जिस चार्ज को तुम यहाँ लाए हो, Q1 इंटू में पोटेंशियल। पोटेंशियल आपको पता है, ये वाला पोटेंशियल आपके पास, इसको चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो। चार्ज यहाँ +2 है तो +2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास इस तरह से क्या आ गई बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी आ गई। और काइनेटिक एनर्जी ½ mv² होता है। तो इस पॉइंट पे दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को इक्वेट किया, इक्वेशन 1 और 2 को। तो यहाँ से हमारे पास R नोट आ गया 2ZE² अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन ½ mv²। यार सिंपल करना है तो यार इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन को तुम K पढ़ा रहने दो, K 2ZE² ओवर ½ mv²। तो ये फॉर्मूला होता है बच्चों इम्पैक्ट पैरामीटर का। तो जब उसने एक्सपेरिमेंट किया था रदरफोर्ड ने, तो जो अल्फा पार्टिकल निकल रहे थे उनकी एनर्जी अप्रोक्सीमेटली अगर 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, तो बच्चों पहले तो इसको आप जूल में कन्वर्ट कर दो। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो मैं आपको लिख देता हूँ 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। और यहाँ पर अगर किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता तो ये पावर जो होती 10⁻⁻16 जूल होती, और अगर ये सिंपल इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता तो ये जो पावर है 10⁻⁻19 जूल होती। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए। ये हमने शायद एक चैप्टर में पहले भी डिस्कस किया था, डुअल नेचर में। सो यहाँ पर ये एनर्जी है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी। इस पूरे की वैल्यू आपके पास है इतना। Z गोल्ड के लिए 79 होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। जब सारी वैल्यूज पुट करते हैं तो R नोट हमें अप्रोक्सीमेटली मिलता है 41.3 फर्मी। देखो जरा यार, न्यूक्लियस से उस पॉइंट का ये डिस्टेंस अगर 43.1 फर्मी है, यानी फर्मी के अंदर है, तो रेडियस तो पक्का इससे कम होगी, है ना? रेडियस श्योर इससे कम होगी, क्योंकि रेडियस इससे कम आप देख ही रहे हो। तो इससे एक रेडियस का रफ एस्टिमेशन मिल गया कि रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज इन फर्मी फेम्टोमीटर 10⁻⁻15 मीटर की रेंज के अंदर होती है न्यूक्लियस का रेडियस या न्यूक्लियस का साइज। सो नेक्स्ट एक पॉइंट और है बच्चों, इम्पैक्ट पैरामीटर। देखो इम्पैक्ट का मतलब इफेक्ट ही हो गया। तो तुमसे बोलो भाई ये न्यूक्लियस था, ये बिल्कुल सेंटर लाइन है जो न्यूक्लियस से मिल रही है। आपने एक अल्फा पार्टिकल को इस सेंटर लाइन से कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस b पे सेंड किया, भाई देखो ये सेंड किया, और क्या हुआ, ये इसके इफेक्ट की वजह से स्कैटर हो गया, डिफ्लेक्ट होकर इधर चला गया। बिल्कुल ठीक कहा। अगर यही पार्टिकल तुम थोड़ा सा दूर से भेजते तो शायद डिफ्लेक्शन थोड़ा कम होता, और यही पार्टिकल अगर बच्चों तुम पास से भेजते तो शायद डिफ्लेक्शन ज्यादा होता। तो ये जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग है थीटा डिपेंड अपॉन दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कि आप उस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर जो है ये, यानी जो डायरेक्शन है उसका सेंटर लाइन से जो डिस्टेंस है ये कितना है। दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नोन एज इम्पैक्ट पैरामीटर बी। और ये इम्पैक्ट पैरामीटर बच्चों जितना कम होगा उतना एंगल ऑफ स्कैटरिंग ज़्यादा होगा। आप ये भी देख सकते हो कि बच्चों अगर b 0 है, अगर पार्टिकल सेंटर लाइन के ऊपर है, तो थीटा उसका 180 डिग्री होता है बच्चों। 180 डिग्री का मतलब क्या है कि भी वो रिट्रेस कर जाता है पाथ को, और अगर b इंफिनिटी वो बहुत दूर है तब उस केस में थीटा जो है 0 होता है। ठीक है, हालांकि इसका फॉर्मूला भी है, डेरिवेशन नहीं है, तो आप डायरेक्ट देख सकते हो। इम्पैक्ट पैरामीटर जो होता है ZE², Z आपको पता है न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर है, सॉरी इस एलिमेंट का, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, कोट ऑफ θ/2, थीटा जो है एंगल ऑफ स्कैटरिंग है, 1/4 पाई एप्सिलॉन जो कि तुम्हें पता ही है भाई ये K होता है, डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी। यानी ये जो फॉर्मूला हमने पीछे थोड़ी देर पहले R नोट का निकाला था बच्चों, वो कुछ ऐसे ही था, KZE² ओवर ½ mv²। बस आप ऐसे समझो, उसको आपने कोट θ2 से मल्टीप्लाई कर देना है, इसको कोट θ2 से आपके पास इम्पैक्ट पैरामीटर आ जाएगा। ओके, सो डेरिवेशन ही इसका डायरेक्ट आप याद कर सकते हो। अब भाई ये कंक्लूजन हुआ, इम्पैक्ट पैरामीटर दिया, क्लोजेस्ट अप्रोच दिया। अब रदरफोर्ड ने अपनी उन सब बातों को एक मॉडल की फॉर्म में बता दिया। बोला भी देखो एटम के सेंटर में एक छोटा सा थोड़ा सा एक जगह है जिसको कोर बोल सकते हो। उस कोर में सारा का सारा मास भरा पड़ा है, 99.9% मास पड़ा है उसमें, और उसमें सारा पॉजिटिव चार्ज है, और उसको तुम क्या बोलोगे, न्यूक्लियस बोलोगे। क्या बोलोगे, न्यूक्लियस। भाई ये इतना ज्यादा हैवी है कि अल्फा पार्टिकल को भी वापस भगा दिया था इसने। सेकेंडली कि जो क्लोजेस्ट अप्रोच है उससे इसने बताया कि न्यूक्लियस का साइज अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻15 मीटर रेंज का है, ये इसने बताया था, ध्यान रखना। और वही एटम का साइज थॉमसन ने बता दिया था 10⁻10 मीटर रेंज का होता है। तो देखो 10⁻5 टाइम्स ज्यादा बड़ा होता है एटम न्यूक्लियस से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर है और उसके अराउंड घूम रहे हैं, बिल्कुल जैसे कि आपको पता है जो प्लैनेट्स है सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। और टोटल जो है ये न्यूट्रल है, नेट चार्ज ऑन एटम इज 0।
अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है तो यार रिवॉल्व करने के लिए तो हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। उसने कहा देख भाई, ये न्यूक्लियस पे प्लस का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज है, तो दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यही उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कूलम्ब फ्लो से निकालो, के, ये रहा बच्चों ये के है, ये के चार्ज मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो यहाँ के चार्ज ऑफ न्यूक्लियस जेड ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई डिवाइड बाय डिस्टेंस, रेडियस होगा ये आर स्क्वायर। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू के इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर आर। भाई एम वी स्क्वायर आर कहाँ से है, सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला यही तो होता है। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म दे दिया रदरफोर्ड ने। सो सक्सेसफुल था बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम पे बहुत कुछ एक्सप्लेन किया था। उस टाइम पे जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट थे यार बिल्कुल सेटिस्फाई थे। साथ ही साथ इसने जो उस टाइम पे पीरियोडिक टेबल को भी जस्टिफिकेशन दे दी, क्योंकि उस टाइम पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक नंबर के बेसिस पे जो है अरेंज कर रहे थे। लेकिन लिमिटेशन तो भाई इस मॉडल की भी थी, इसके ड्रॉबैक्स थे कुछ। सबसे पहले ये कहा गया भाई देखो, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक चार्ज पार्टिकल है, और मैक्सवेल ने, जेम्स मैक्सवेल ने कहा था कि एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल हमेशा एनर्जी एमिट करते हैं। तो भाई इलेक्ट्रॉन भी तो सर्कुलर मोशन कर रहे हो, सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होता है। अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लॉस करेगा, और एनर्जी लॉस करने से उसका ऑर्बिट छोटा होगा, और धीरे धीरे करते करते एनर्जी लॉस करते करते वो तो न्यूक्लियस से कोलाइड कर जाना चाहिए। तो भाई इसका मतलब एटम तो स्टेबल नहीं है, बट रियलिटी में एटम तो स्टेबल होता है। तो इस स्टेबिलिटी ऑफ एटम को नहीं एक्सप्लेन कर पाया। तो ये जो पूरा है बच्चों, ये क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ये नहीं बता पाया कौन, रदरफोर्ड भी अपने मॉडल में। साथ ही साथ भाई इनवर्ट स्प्रेलिंग करते हुए तो जा रहे हैं, ठीक है। अब उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती रहेगी, क्योंकि वो फास्ट होता रहेगा, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो रेडिएट करेगा ईएम वेव सभी फ्रीक्वेंसी की। अब देखो जरा, क्योंकि वो जैसे जैसे अंदर जाएगा और फास्ट होता जाएगा, और फास्ट होगा तो वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की उसको ईएम वेव एमिट करनी चाहिए, है ना। और अगर ऐसा है तो उसका स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, मतलब वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एमिट कर रहा है, तो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए। बट जब एक्सपेरिमेंट से पता लगा तो इनका स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूस नहीं होता। हाइड्रोजन जैसे सिंपल एलिमेंट का भी आप स्पेक्ट्रम देखोगे, वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, उसमें डिफरेंट लाइंस होती हैं, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं मिलता। तो रदरफोर्ड का एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया भी, ऐसा क्यों है ये, तो यहाँ पर भी वो फेल हो गए। तो इसके बेस पे आप बोल सकते हो कि भाई ये लाइन स्पेक्ट्रा हाइड्रोजन का एक्सप्लेन नहीं कर पाया रदरफोर्ड एग्जैक्टली, कि भाई स्पेक्ट्रम क्यों होता है, उसका रीजन क्या होता है। नेक्स्ट आता है फिर एक थोड़ा सा ज़्यादा सक्सेसफुल मॉडल, उससे बोहर का एटॉमिक मॉडल, तो जिसने ये पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया। तो सबसे पहले जिसने वही कहा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है, एंड necessary centripetal force is provided by electrostatic force of attraction between न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसका मैथमेटिकल फॉर्म बच्चों ये हमारे बहुत काम आएगा, इसकी इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ। दूसरा वही कि ऑर्बिट जो है वो नॉन रेडिएटिंग है। भाई ये जो ऑर्बिट है ना, इनमें जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है वो अपनी एनर्जी एमिट नहीं करेगा, वो एमिशन नहीं करेगा एनर्जी का, स्ट्रिक्टली बोला। और इसकी कंडीशन है कि इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट में तभी घूमता है जब उनका एंगुलर मोमेंटम जो है बच्चों, उसको एल लिख दो या एमवीआर बोल दो। तो उनका जो एंगुलर मोमेंटम है एल, वो इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए किसके बच्चों, h/2 के। यहाँ n क्या है, n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, आप बोल सकते हो शेल, नंबर ऑफ शेल कौन सा है, k शेल, l शेल, m शेल जो भी है, ठीक है। अगर पहले ऑर्बिट में घूम रहे तो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2 होना चाहिए, अगर दूसरे ऑर्बिट में घूम रहे हैं तो 2 टाइम्स h/2 होना चाहिए, अगर इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिट में है तो 3 टाइम्स h/2 होना चाहिए। तो n आपको बताता है कि कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन है। और h यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड होती है। तो ये याद रखना, h/2 को मॉडर्न फिजिक्स में h कट से भी लिख देते हैं इसको, क्वांटम फिजिक्स में। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। तो आप l को mv × r भी लिख सकते हो, ये भी एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। तो ये दूसरी इक्वेशन जो है ये इससे पता लगी। देखो मैं इक्वेशन मार्क कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन नंबर 1 ये, इक्वेशन नंबर 2 ये, क्योंकि आगे मैथमेटिकल फॉर्म में ये यूज होगा। थर्ड, उसने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में है, वो अगर जंप करके किसी दूसरे ऑर्बिट में जाता है ना, तो ये काम तब हो सकता है या तो वो हायर एनर्जी से लोअर में आए, या फिर वो लोअर से हायर में जाए।
तो अगर इलेक्ट्रॉन को एक हायर एनर्जी लेवल से लोअर में आना है तो वो एनर्जी एमिट करेगा रेडिएशन की फॉर्म में, और अगर उसको लोअर एनर्जी लेवल से हायर में जाना है तो उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। तो उसको कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है या कितनी एमिट करनी है ट्रांजिशन के दौरान, दैट इज इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ एनर्जीज। लेट अस से वो किसी हायर E2 एनर्जी लेवल से किसी लोअर E1 एनर्जी लेवल में जंप कर रहा है, तो इस जंप के दौरान वो लाइट एमिट करेगा तो उसकी भी तो एनर्जी होगी कुछ, तो वो जो एनर्जी होगी दैट इज इक्वल्स टू एनर्जी डिफरेंस। आप अगर ये लाइट की फॉर्म में तो इसकी फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हो h इंटू न्यू या h इंटू एफ लिख के, और वेवलेंथ चाहिए तो h c बाई लैम्डा करके आप निकाल सकते हो। सो E2 माइनस E1 इज इक्वल्स टू h इंटू फ्रिक्वेंसी। ये f लिखो या बच्चों न्यू लिखो, आप पे डिपेंड करते हैं कौन सा सिंबल। तो ये थर्ड इक्वेशन है। ये तीन इक्वेशन हाइड्रोजन बोहर मॉडल की तीन पोस्टुलेट से आती है। तो बच्चों ये पोस्टुलेट्स आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में पूछ सकता है। फर्स्ट पोस्टुलेट मैंने लिख दिया, ये दोनों ही इकट्ठे सेकंड पोस्टुलेट हैं, आप इसको सेकंड में लिख सकते हो, और ये थर्ड पोस्टुलेट है। ठीक है, अब इन पोस्टुलेट्स के बेसिस पे चार मेन चीजें हम कैलकुलेट करेंगे जिसपे मैथमेटिकली क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बहुत जरूरी। जैसे ये मैं स्टार लगा रहा हूँ, ये स्टार लगा रहा हूँ, ये दो ऐसे हैं जिनमें सबसे ज्यादा पूछते हैं, फिर इन पे भी पूछ लेते हैं। मतलब बोहर का मॉडल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। सो रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ये हम कैलकुलेट करेंगे किसी भी nth ऑर्बिट की रेडियस का फॉर्मूला, किसी भी nth ऑर्बिट में वेलोसिटी क्या है इलेक्ट्रॉन की, और फ्रिक्वेंसी क्या है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में कितनी बार उसमें रिवॉल्व कर रहा है, एंड एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की। तो ये चार चीजें कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले कुछ कंसिडरेशन, लेट अस से ये किसी पर्टिकुलर कोई भी एलिमेंट है जिसका न्यूक्लियस है ये, और इस न्यूक्लियस का चार्ज है प्लस का Ze। यहाँ पर Z क्या है बच्चों, Z है यहाँ पर एटॉमिक नंबर, उस पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर किसका, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का, और यहाँ पर Z ये भी इंडिकेट करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, तभी तो हम काउंट करेंगे ना न्यूक्लियस का चार्ज। एक का चार्ज प्लस का E होता है, तो प्लस का Ze क्या हो गया, प्लस का Ze क्या हो गया, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, चार्ज ऑन न्यूक्लियस। ठीक है, और Z आपको मैंने बता दिया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या ये इंडिकेट करता है उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर भी। लेट अस से हमने इलेक्ट्रॉन का मास m कंसीडर कर लिया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E है ही, हमें पता है। Rn अगर कहीं लिखता हूं तो किसी भी nth ऑर्बिट की रेडियस, और अगर Vn लिखता हूं तो किसी nth ऑर्बिट की वेलोसिटी, और अगर मैं En लिखता हूं तो क्या होगा, एनर्जी ऑफ nth इन nth ऑर्बिट। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं रेडियस या रेडियई ऑफ बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट। देखो बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट मतलब बोहर ने हाइड्रोजन के ऑर्बिट के लिए जो कैलकुलेट किया, हम पहले एक जनरल फॉर्मूला बनाएंगे और उसके लास्ट में हम हाइड्रोजन के लिए वो कंडीशन अप्लाई करेंगे, भाई हाइड्रोजन के एटम के लिए ये क्या है। तो उसमें लास्ट में हम Z को 1 पुट करेंगे, और हाइड्रोजन के ऑर्बिट्स की बात करेंगे तो N को भी 1 पुट कर देंगे। तो अगर आपसे एग्जाम में बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट पूछे तो पहले जनरल फॉर्मूला ड्राइव कीजिए और लास्ट में बोहर वाली कंडीशन लगा दीजिए, Z1 पुट करके N 1 पुट करके। और MCQ पूछे तो आपने डायरेक्ट लास्ट वाला रिजल्ट बताना है। क्या है देखो, सो आपको पता है कि एक न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो भाई इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिल ही रहा है। कौन दे रहा है, ये न्यूक्लियस का चार्ज दे रहा है, पॉजिटिव चार्ज दे रहा है। तो आपको वो तीन इक्वेशन याद हो। पहली इक्वेशन थी kZe²/r² इज इक्वल्स टू mv²/r। आप यहाँ पर k को 1/4πε0 लिख सकते हो बच्चों, तो ये बन गया 1/4πε0 Ze²/r² इज इक्वल्स टू mv²/r। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। दूसरा आपको याद हो लीनियर एंगुलर मोमेंटम वाला mvr इज इक्वल्स टू nh/2π। तो ये दो इक्वेशन से ही ये पैरा पूरा खेल चलेगा। पहली इक्वेशन वही Ze²/4πε0 rn², यानी ये फर्स्ट इक्वेशन यूज कर रहा हूँ यहाँ बच्चों। ठीक है, इसको इक्वेट करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, और nth ऑर्बिट के लिए तो यहाँ n लगाया, यहाँ n लगाया। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारी, ये यहाँ तक ये। अच्छा, दूसरी इक्वेशन आपको पता है mvr इज इक्वल्स टू nh/2π होता है। तो यहाँ से Vn की वैल्यू निकाल लेता हूँ वेलोसिटी, और इसमें पुट करूंगा। क्यों पुट करूंगा, देखो क्योंकि ये जो पहली इक्वेशन है इसमें V भी वेरिएबल है, R भी वेरिएबल है। तो हमें तो सिर्फ रेडियस चाहिए, तो हमें V को सब्स्टिट्यूट करवाना है, ये से V गायब करना है। तो मैंने Vn का वैल्यू निकाला इक्वेशन नंबर 2 से, इक्वेशन नंबर 2 आ गई हमारे पास, और ये 2 1 में पुट कर दी। तो यहाँ Vn की वैल्यू पुट कर दें। तो देखो ये राइट साइड में, लेफ्ट साइड में Ze²/4πε0 rn² एज इट इज, ये रहा एज इट इज, और यहाँ m एज इट इज, m एज इट इज, Vn का स्क्वायर यानी n² h², देखो n² h², 4π² m² rn², और एक rn है तो rn क्यों बन गया। तो यहाँ से बच्चों ये वाला फैक्टर इसको कैंसिल कर देगा, और rn उठा के इधर ले आओ, बाकी सब इधर ले जाओ। तो हमारे पास आ गया rn, रेडियस ऑफ किसी भी nth ऑर्बिट ε0 n² h² π z m e²।
जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं उनको अलग ले आओ, वेरिएबल को अलग ले आओ। तो कॉन्स्टेंट्स को हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया, वेरिएबल यहाँ एन स्क्वायर है क्योंकि एन क्या है, ऑर्बिट कौन सा है यार, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, और जेड है एलिमेंट कौन सा है हमारा। तो ये दोनों फिर भी वेरी कर सकते हैं, लेकिन ये जो ब्रैकेट में है ये सारे कॉन्स्टेंट है बच्चों, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो जब आप इन सब कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हो, जैसे एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 इंटू 10⁻12, एच होता है प्लैंक कांस्टेंट 6.62 इंटू 10⁻34, इसका स्क्वायर है। पाई की वैल्यू 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31, और ई 1.6 इंटू 10⁻19, इसका स्क्वायर किया। तो ये सब वैल्यूज पुट करते हैं तो बच्चों आपके पास आता है 0.53 इंटू 10⁻10, या आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 0.53 एंगस्ट्रॉन, क्योंकि 10⁻10 है ना, इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। सो एक जनरल फॉर्मूला बन गया। अगेन मैं लिख देता हूँ इसका 0.53 एंगस्ट्रॉन, सॉरी एंगस्ट्रॉन लास्ट में लिख देते हैं, यूनिट 0.53 इंटू एन स्क्वायर ओवर जेड एंगस्ट्रॉन। तो ये जो है फाइनल हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मूला बन गया किस चीज़ का, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। ठीक है, अब स्पेसिफिक है यार, ये एक जनरल फॉर्मूला है क्योंकि इसमें अभी n की वैल्यू पुट नहीं की कि हम कौन से ऑर्बिट की रेडियस निकाल रहे हैं, हमने यहाँ z पुट नहीं किया कि कौन से एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं। लेकिन यार इनिशियली हमने तो बोहर के लिए निकालना था, बोहर के स्टेशनरी ऑर्बिट, मतलब हाइड्रोजन पे स्पेसिफिक था बोहर, तो हमें हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट करना है। तब आता है इसका बच्चों स्पेशल केस। तो अगर हाइड्रोजन के लिए निकाल रहे हैं तो क्या करो, जेड को पहले तो 1 पुट कर दो, तो फॉर्मूला आपके पास है, तो वहाँ 1 पुट किया तो आर एन जो आया वो आया 0.53 एंगस्ट्रॉन इंटू एन स्क्वायर। ठीक है, तो अभी भी देखो आर एन जो है रेडियस ऑफ ऑर्बिट एन स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन गया, पूछा हुआ है क्वेश्चन कि अगर आप हाइड्रोजन के लिए nth ऑर्बिट का रेडियस निकालो, वो एन स्क्वायर पर डिपेंड करता है। इसका मतलब अगर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए यहाँ 1 पुट करोगे तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए रेडियस अगर आपकी 1 पुट करने पर 0.53 एंगस्ट्रॉन आती है, तो सेकंड ऑर्बिट के लिए बच्चों यहाँ 2 पुट करोगे तो इसका 4 टाइम्स हो जाएगा 0.53 एंगस्ट्रॉन का। थर्ड ऑर्बिट की निकालोगे तो बच्चों 3 पुट करते ही 9 टाइम्स हो जाएगा इसका। यानी जो रेडियस है या जो ऑर्बिट्स है वो इक्वली स्पेस नहीं है, वो 1:4:9:16 की रेशो में। तो इस पे एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। आपको मान लीजिए किसी एक स्पेसिफिक ऑर्बिट की रेडियस दे दी, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस दे दी, तुमसे थर्ड ऑर्बिट की रेडियस पूछ ले, फोर्थ की पूछ ले, तो आप इस रेशियो से कर सकते हो या इस फॉर्मूले से कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर लॉन्च किया था उसमें भी एक क्वेश्चन था इस पर। हाँ, हो सकता है इस 0.53 एंगस्ट्रॉन को कुछ बुक्स में 0.529 लिखा होता है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट ऑर्बिट का मैंने यहाँ पर आपको बता ही दिया, यहाँ पर मैं स्टार लगा रहा हूँ, यहाँ पर 1 पुट कर दोगे तो 0.53 एंगस्ट्रॉन हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है। तो ये था रेडियस का, ये याद रखना, ये स्पेशल पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आता है वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालना है। तो यार वेलोसिटी का आपको इक्वेशन नंबर 2 याद हो, हमें पता है यार mvr = nh/2π है। सेकंड पोस्टलेट ये nth ऑर्बिट के लिए है n लिखूँ, ये nth ऑर्बिट के लिए n लिखूँ। तो यहाँ से vn क्या आया, vn, तो vn आया nh/2π, और m और rn इधर ले आए थे, ये वाली इक्वेशन है हमारे पास। तो rn की वैल्यू तो अभी अभी हमने कैलकुलेट की थी, तो ये rn की वैल्यू बच्चों यहाँ पर पुट कर दी इसकी जगह पे। ठीक है, सो rn की वैल्यू पुट की तो vn हमारे पास आया ZE²/2ε0n/h। तो यहाँ पर फिर से जो है कॉन्स्टेंट्स बाहर ले जाओ और वेरिएबल को अलग रखो, तो z और n वेरिएबल्स हैं, बाकी E²/2ε0h ये प्योरली कॉन्स्टेंट है। और बच्चों जब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.67 × 10⁻19, एप्सिलॉन नॉट 8.85 × 10⁻12, h की वैल्यू पता है प्लैंक कांस्टेंट 6.6 × 10⁻34। जब वैल्यूज पुट करते हैं तो आपके पास ये आता है स्पीड ऑफ लाइट बाय 137, मतलब आपकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है वो तो आती है 2.2 × 10⁻6 मीटर/सेकेंड। और ये वैल्यू जो है ना बच्चों, ये वैल्यू ये जो है ना 3 × 10⁸ डिवाइड बाय 137 की अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है। तो इसको मैं c/137 लिख देता हूँ, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा ना स्पीड ऑफ लाइट की टर्म में लिखना। तो आप बोल सकते हो कि हमारा जो नॉर्मल फॉर्मूला बना वो बना v ऑफ nth वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट = z/n c/137, या फिर z/n टाइम्स 2.2 × 10⁻6 मीटर/सेकेंड। ये भी एक जनरल फॉर्मूला है। अब भाई हमें तो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए चाहिए, तो हाइड्रोजन के लिए z को 1 पुट कर दो, तो फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों, Vn = 2.2 × 10⁻6 मीटर/सेकेंड डिवाइड बाय n, या फिर c/137 × n, ये फॉर्मूला बन गया। तो अब स्पेशल केसेस पे चलें। पहला तो यही है कि यार nth ऑर्बिट की स्पीड जो है बच्चों n के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप n को इंक्रीज करते जाओगे Vn जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। अब इस फॉर्मूले से तुम किसी भी ऑर्बिट की रेडियस वेलोसिटी निकाल सकते हो। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए यहाँ 1 पुट करो, सेकंड के लिए 2, 3, 4 चलता जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो।
हाइड्रोजन के लिए मतलब, और बाकियों के लिए भी निकाल सकते हो अगर जेड को किसी और एलिमेंट के लिए पुट करो, बट ध्यान रखना बोहर का मॉडल हाइड्रोजन के लिए स्पेसिफिक था, तो जेड को 1 पुट कर देना, आप इजीली ये चीज़ फाइंड कर सकते हैं। अब आता है बच्चों फ्रिक्वेंसी का। फ्रिक्वेंसी यहाँ पर क्या है भाई, एक इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है तो 1 सेकंड में कितने रिवोल्यूशन वो कंप्लीट कर रहा है, वो उसकी फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो फ्रिक्वेंसी बहुत ईजी है। ओमेगा होता है बच्चों वी बाई आर, या वी जो होता है ओमेगा इंटू आर होता है। वी होता है लीनियर वेलोसिटी सिंपल, ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी भी लिख सकते हैं, 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी इंटू रेडियस। तो यहाँ पर देखो इस फॉर्मूले में क्या, अगर मुझे फ्रिक्वेंसी चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, वी को 2 पाई आर से डिवाइड कर दूँ। अच्छा एक और तरीका बताता हूँ तुम्हें, देखो क्या v जो होता है मतलब वो 2 पाई आर बाई टी होगा, एक सर्कल में पूरा डिस्टेंस तो 2 पाई आर होता है और लेटर से टाइम t लगता है, तो यहाँ से बच्चों 1 बाई टी जो आया वो आया v बाई 2 पाई आर, और 1 बाई टी यानी 1 बाई टाइम पीरियड को हम फ्रिक्वेंसी लिख सकते हैं, तो फ्रिक्वेंसी आया v बाई 2 पाई आर। तो आप किसी भी तरीके से फॉर्मूला बना सकते हो, फ्रिक्वेंसी होता है v बाई 2 पाई आर। अब आपको nth ऑर्बिट का v पता है, nth ऑर्बिट की रेडियस पता है, ये दोनों वैल्यूज आपने पुट करनी है यहाँ पर। ठीक है, वी एन की वैल्यू भी और आर एन की वैल्यू भी आप जब पुट करोगे, ये वी एन की वैल्यू है बच्चों, और ये आपकी आर एन रख दिया लेटर से, ये आर एन की भी पुट कर दीजिए। इसने आर एन की टर्म में फॉर्मूला लिखा भी, तो फ्रिक्वेंसी ऑफ nth ऑर्बिट का हमारे पास फॉर्मूला बन गया। अब वही अगर मुझे हाइड्रोजन के लिए अगर फाइंड करना है तो जेड को मैं 1 पुट कर दूंगा, यहाँ जेड को 1 पुट कर दिया, तो फ्रिक्वेंसी ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन एच इंटू आर एन। और आर एन भी अगर मैं पुट करना चाहूँ तो बच्चों मुझे पता है आर एन का जो फॉर्मूला था हाइड्रोजन के लिए वो 0.5293 इंटू एन स्क्वायर एंगस्ट्रॉम था, ये फॉर्मूला था ना आर एन का, और ये भी पुट कर दिया बच्चों यहाँ पर हम। और अगर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकाल रहे हैं, ये स्पेशल केस है इसका, स्पेशल केस नंबर 1, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एन को 1 पुट किया, रेडियस आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो ये वाली 0.53 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को 10⁻⁻10 मीटर लिख दिया यहाँ पर, और वैल्यूज पे पुट करोगे तो आपके पास फ्रिक्वेंसी आ जाएगी 6.75 इंटू 10⁻15 RPS। और अगर एक मैं जनरल इक्वेशन बनाऊँ यहाँ पर देखो, तो बच्चों एफ एन इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन एच इंटू आर एन की वैल्यू पुट कर दी, एन स्क्वायर 0.53 एंगस्ट्रॉम, तो यहाँ पर n और n क्यूब हो गया, तो आप बोल सकते हो एफ एन जो है वो n क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, फ्रिक्वेंसी इस रेशो में चेंज होती है। ठीक है, आप इस तरह से बना सकते हैं। लास्ट जो है बोहर के मॉडल के पोस्टुलेट की एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है टोटल एनर्जी कैलकुलेट करना इलेक्ट्रॉन की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, याद रखना इसको। तो एक इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं तो मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी होगी, और वो न्यूक्लियस एक चार्ज पार्टिकल से एक स्पेसिफिक पोजीशन पे भी है, एक आर रेडियस जैसे डिस्टेंस पे भी है, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी जो होगी nth ऑर्बिट में वो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक का सम होगी। ठीक है, तो अब दोनों निकालते हैं। आपको इक्वेशन 2 याद होगी, बोहर के सेकंड पोस्टुलेट से आई थी, एम वी स्क्वायर आर इज इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से एम वी स्क्वायर क्या आएगा बच्चों, इस आर को इससे कैंसिल किया तो एम वी स्क्वायर आया के जेड ई स्क्वायर बाई आर। अब के की वैल्यू पुट कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा मैंने क्या किया, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई किया इधर और हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया इधर, तो ये बन गया हाफ एम वी स्क्वायर, जो होती है काइनेटिक एनर्जी, कितनी आई के जेड ई स्क्वायर बाई 2 आर। लेटर से इक्वेशन नंबर में इसको एक्स दे देता हूँ नाम इसका। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मेरे पास आ गई, इसको हमने इक्वेशन नंबर एक्स नाम दे दिया। ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। तो पोटेंशियल होती है बिकॉज ऑफ पोजीशन, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के एक फिक्स डिस्टेंस पे है, पोजीशन पे है, सो वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -e और पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है k इंटू चार्ज बाय डिस्टेंस, k इंटू चार्ज, चार्ज किसका, न्यूक्लियस का, जो कि है जेड ई बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस तो होगी रेडियस, तो आर पुट कर दिया, तो ये आ गया माइनस का के जेड ई स्क्वायर बाई आर, इसको इक्वेशन नंबर वाई दे दिया। तो टोटल एनर्जी तो होती है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक का सम, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम। तो इक्वेशन एक्स और वाई को ऐड कर दें भाई, तो दोनों को ऐड करो यार, के जेड ई स्क्वायर बाई 2 आर माइनस का के जेड ई स्क्वायर बाई आर। एक चीज़ ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी में प्लस माइनस साइन आता है, ध्यान रखना, ठीक है ना, मतलब वहाँ प्रॉपर साइन यूज़ करते हैं जब भी पोटेंशियल वगैरह पढ़ते हैं, क्योंकि हमने चैप्टर 2 पोटेंशियल पढ़ा था, तो याद हो मैंने कहा था साइन यहाँ लगाना जरूरी है। लेकिन अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी को कैलकुलेट कर रहे हो तो वहाँ मैग्नीट्यूड लगाना होता है, तो वहाँ प्लस माइनस हटा सकते हो, लेकिन ये एक स्केलर है पोटेंशियल। तो इसको सोल्व किया बच्चों, ये आ गया के जेड ई स्क्वायर बाई 2 आर, ये हमारे पास आ गया, इक्वेशन नंबर जेड दे दिया। अगर आप कंपेयर करो काइनेटिक को, पोटेंशियल को और टोटल को, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा
सॉरी माइनस का आएगा ना, माइनस का, क्योंकि ये बड़ा नंबर, ये बड़ा नंबर माइनस का आएगा। सो आपको ऐसा नहीं लग रहा काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी दोनों सेम ही दिख रही है, बस माइनस का फर्क है। तो इसका मतलब टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी वैल्यू में सेम होते हैं, बस काइनेटिक के आगे माइनस लगा दो। काइनेटिक एनर्जी हमेशा प्लस की होती है, लेकिन माइनस लगा दोगे तो उतनी ही वैल्यू टोटल एनर्जी की होती है। ये देखो जनरल फॉर्मूला बन गया। अगर क्वेश्चन बनाऊं, तुमसे कह दो भाई एक ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और उसकी काइनेटिक एनर्जी है बच्चों वो माइनस का 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है लेटर से, तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी, सॉरी प्लस का एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस का 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसकी टोटल कितनी होगी, तो वो भी सर इतनी ही होगी, बस माइनस कर ले लो आप उसको। तो आपको अगर तीनों में से काइनेटिक, पोटेंशियल और टोटल में से कोई एक वैल्यू बताओ ना, बाकी सब निकाल सकते हो, ये रहे फॉर्मूले। अच्छा कंपेयर करो टोटल को और पोटेंशियल को, तो टोटल एनर्जी पोटेंशियल का हाफ होती है, तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी गिवन है उसका हाफ कर दो, टोटल मिल गई। और पोटेंशियल और काइनेटिक को इक्वेट करना है, तो काइनेटिक एनर्जी जो भी लिखी हो उसको तुम -2 से मल्टीप्लाई कर दो, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल फिर बताता हूँ तुम्हें। लेटर से एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी जो टोटल एनर्जी है किसी ऑर्बिट में वो माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है लेटर से। तो आप मुझे बताओ उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, कमेंट में बताना आपने, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ, कमेंट में ना बताना। सो देखो टोटल एनर्जी जो है वो काइनेटिक इक्वल होती है, तो काइनेटिक भी इतनी होगी लेकिन प्लस की होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी बच्चों इसका जस्ट डबल होगी, माइनस का 27.2 हो जाएगा, ठीक है, बता सकते हो। अब चलो आपके लिए जो क्वेश्चन है कमेंट वाला, अब वो ये है, किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के घूमते हुए जो पोटेंशियल एनर्जी है लेटर से माइनस का 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, ये कमेंट में बताएं। सो अब हमने जो फॉर्मूला बनाया, मतलब अभी वो पूरा फॉर्मूला नहीं बना था बच्चों, ये फॉर्मूला इतना आया। अब यहाँ k की वैल्यू पुट करनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और हम यहाँ रेडियस की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पर r ऑफ nth वाला फॉर्मूला पुट कर देते हैं, तो हमारे पास e आता है बच्चों, माइनस का माइनस तो है ये mz² e⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n² h²। कैसे मैं बता रहा हूँ, k की वैल्यू और r की वैल्यू दोनों की पुट कर दी हमने, तो इस वैल्यू को थोड़ा सा फर्दर हम चेंज करेंगे, e का जो फॉर्मूला है, तो माइनस का mz² e² अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट n² h² आया। तो देखो जो वेरिएबल्स हैं z² और n² उसको छोड़कर बाकी सारे कांस्टेंट्स हैं, सबकी वैल्यूज पुट की, जब सोल्व किया ये आया माइनस का 21.7 इंटू 10⁻19 जूल z²/n²। अब जूल में याद करने की जरूरत नहीं, जनरली हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में याद करते हैं, तो इस वैल्यू को मैंने 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻ से डिवाइड किया, बिकॉज बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदला तो इससे डिवाइड किया, तो मेरे पास आया माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये फॉर्मूला जो बना, ये बच्चों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बना कि किसी भी एलिमेंट के किसी भी ऑर्बिट में घूमते इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है, तो एक काम करो, माइनस की वैल्यू होगी पहले तो वो 13.6 बाई n² इंटू z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपके पास एनर्जी की वैल्यू आएगी। यहाँ पर ध्यान रखना, माइनस इंडिकेट करता है कि यार बाइंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी, नेगेटिव इंडिकेट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है न्यूक्लियस के अराउंड, तभी तो वो घूम रहे हैं, और z² इंडिकेट करता है कौन से एलिमेंट के तुम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड कर रहे हो, और n इंडिकेट करता है कौन से ऑर्बिट में तुम घूम रहे हो। और अगर बोहर की बात करें यार, वो तो स्पेसिफिक था हाइड्रोजन के लिए, तो z को 1 पुट कर दो, तो फॉर्मूला बन गया En = -13.6 बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये फॉर्मूला है बच्चों, ये हाइड्रोजन के लिए लगाना है, तो मैं हाइड्रोजन के लिए किसी भी ऑर्बिट के लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या एक्साइटेड स्टेट्स की फॉर्म में बोल दे, तो ये फॉर्मूला यूज होगा आपको हाइड्रोजन के लिए, याद रख लेना, ठीक है। टोटल एनर्जी नेगेटिव का मैंने मीनिंग बता दिया, बाउंड स्टेट को इंडिकेट कर रहा है, अगर पॉजिटिव टोटल एनर्जी आ जाएगी तो यार इलेक्ट्रॉन एस्केप कर जाएगा, ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, किसी भी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। सो आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है, अगर आपको फाइंड करनी है, लेटर से मैं एनर्जी लिख रहा हूँ कौन सी, आयनाइजेशन, तो उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है प्लस का 13.6 बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्लस का क्यों लिखा, क्योंकि आपको अगर किसी ऑर्बिट को फ्री करना है तो उसकी एनर्जी जीरो करनी पड़ेगी, वो अपने ऑर्बिट में कुछ नेगेटिव वैल्यू से घूम रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी की वैल्यू से घूम रहे हैं, अगर तुम उतना ही उसको प्लस का दे दो तो उसकी एनर्जी जीरो हो जाएगी और वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तुम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो। जैसे तुमसे कहा भी एक इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में है, तो उसको बाहर निकालना है तो कितनी एनर्जी चाहिए, तो पहले तो उसकी थर्ड ऑर्बिट की तुम ये एनर्जी निकालोगे,
और उतनी ही इक्विवेलेंट में तुम प्लस की दोगे तो वो आयनाइजेशन एनर्जी होगी। तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर मैं तुमसे कहूँ हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में, एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, जैसे हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में यानी N1 में टोटल एनर्जी माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो अगर आप इसको आयन बनाना चाहते हो तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो आप उसको उतनी ही वैल्यू क्या दे दो, प्लस में दे दो, इतनी ही एनर्जी प्लस में दे दो। सो दिस इज आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन। अगर तुमसे आयनाइजेशन पोटेंशियल पूछ ले, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, आप अगर एक इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट से बाहर निकाल रहे हो तो एनर्जी देनी पड़ेगी आयनाइजेशन। वो एनर्जी देते कैसे हो, तो हम वो एनर्जी देते हैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवा के, हम इलेक्ट्रॉन पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके करते हैं। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, तो उसका सिंपल फॉर्मूला है कि जो भी आयनाइजेशन एनर्जी आपने निकाली है, जो आयनाइजेशन आपने एनर्जी बच्चों कैलकुलेट की है, उसको ई से डिवाइड कर दो। किससे? ई से। तो वो आपके पास वोल्ट में आ जाएगी। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट के लिए आयनाइजेशन एनर्जी प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा प्लस का 13.6 वोल्ट, मतलब ये ई हट जाएगा। तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अब कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए एक्साइटेशन के बारे में। आयनाइजेशन बता दिया किसी ऑर्बिट से बाहर निकालने के लिए जो चाहिए। अब आपको पता है अलग अलग ऑर्बिट है, तो मैं ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के लिए बता रहा हूँ, ये हाइड्रोजन स्पेसिफिक बताया मैंने। तो हाइड्रोजन के किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी का फॉर्मूला तुम्हें पता है, माइनस का 13.6 डिवाइड बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर जैसे जो फर्स्ट स्टेट है, फर्स्ट यानी जिसको हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, n उसके लिए 1 होगा, तो यहाँ 1 पुट करोगे तो एनर्जी आएगी माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। N2 पुट करते ही आपके पास जो है सेकंड जो है लेवल आएगा, सेकंड स्टेट आएगी, ठीक है बच्चों, जिसके लिए यहाँ 2 पुट करोगे तो आपके पास एनर्जी आ जाएगी माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी बोलते हैं, है तो ये सेकंड लेवल, लेकिन ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी है। ऐसी N3 का मतलब होता है थर्ड लेवल या थर्ड आपका एनर्जी लेवल, लेकिन इसको सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। ऐसे ही फोर्थ को थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सबकी अपनी अपनी एनर्जी है, इस फॉर्मूले से हम ये एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या है देखिए, जैसे एक तो पहले मैं आयनाइजेशन का दोबारा इससे एक एग्जांपल से बताता हूँ। तुमसे बोला एक इलेक्ट्रॉन लेटर से, तुमसे कहा एक इलेक्ट्रॉन लेटर से थर्ड ऑर्बिट के अंदर यहाँ पर है, तो अगर इस ऑर्बिट से बाहर निकालना है तो कितनी आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए। तो बहुत सिंपल है, इस ऑर्बिट के लिए एनर्जी है माइनस का 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना ही प्लस का दे दो तो आंसर आएगा प्लस का 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तुमसे बोला कितना पोटेंशियल लगा के काम होगा, तो आंसर प्लस का 1.5 वोल्ट। तो ये वैल्यू कहाँ से याद आई, ये इस फॉर्मूले से लगानी है, ठीक है। लेकिन अब है एटॉमिक एक्साइटेशन। अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाना है तो भाई कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में है, ठीक है, उसको 6 में पहुंचाना है, तो कितनी एनर्जी चाहिए। तो सिंपली क्या करोगे बच्चों, 6 वाले में से थर्ड वाले की एनर्जी माइनस कर दोगे, आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर लेटर से एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है और उसको सेकंड एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाना है, मतलब थर्ड ऑर्बिट में पहुंचाना है, तो आप उसको N1 वाले में से N3 वाले में पहुंचाना चाहते हो, तो एनर्जी कैसे निकालोगे, आप थर्ड वाले की निकाल के उसमें से फर्स्ट वाले की माइनस कर दोगे। बहुत सिंपल है, आपको जो भी एक्साइटेशन करवाना है इलेक्ट्रॉन का, जहां से चले जहां पर पहुंचे, उन दोनों के लेवल्स की एनर्जी का डिफरेंस निकाल दो। लेटर से आपसे कहा गया कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट से, अभी मैं ये एग्जांपल बता रहा हूँ, ग्राउंड स्टेट से वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में गया, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में चला गया। E3 माइनस E1 कर दोगे, E3 आपके पास कितनी होती है बच्चों, माइनस का 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो आपके पास कितना आया बच्चों, ये आया आपके पास प्लस का अप्रोक्सीमेटली 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। तो इतनी वैल्यू देनी पड़ेगी, पॉजिटिव आने का मतलब कि तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी इतनी, तब वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर वहां पहुंचेगा। तो तुम इस तरह से एक्साइटेशन एनर्जी निकाल सकते हो। तो ये जो निकाल रहे हो ये एक्साइटेशन एनर्जी है, ये क्या है, एक्साइटेशन एनर्जी है। और ये एनर्जी मिलेगी कैसे इलेक्ट्रॉन को, पोटेंशियल अप्लाई करके। तो एक्साइटेशन पोटेंशियल अगर तुमसे पूछ ले तो क्या करना है, बस तुम इस ई को हटा दो, तो कितना आएगा, वो 12.1 वोल्ट आएगा, ठीक है। बस इस ई को हटा देना, यानी इसको सिंपली ई से डिवाइड कर देना, तुम्हारे पास ये आ जाएगा। अब बारी है भाई हाइड्रोजन के अलग अलग ऑर्बिट की अपनी अलग अलग एनर्जीज हैं, और ये आप उस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। तुम्हें मैंने अभी भी बताया, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए ये है, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, सब ये फॉर्मूले से आया, रटने की जरूरत नहीं, सब फॉर्मूले से है। इसको हम ग्राउंड स्टेट बोल देते हैं, ये हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है या सिंपल दूसरा लेवल है। इस तरह से बाकियों का नाम हम बता सकते हैं। और किसी इन्फिनिटी ऑर्बिट के लिए एनर्जी 0 हो जाती है, पता है फॉर्मूले में ही पुट किया, यहाँ अगर इन्फिनिटी पुट करेंगे समथिंग इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। अब इन एनर्जीज को लेवल वाइज अगर दिखाएं तो उस डायग्राम को बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। तो सबसे पहले ग्राउंड स्टेट N1,
तो इसकी एनर्जी माइनस का 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप कुछ ऐसे दिखा सकते हो ग्राफ को, एक वर्टिकल लाइन बनाओ तो यहाँ पर टोटल एनर्जी बताओ, ठीक है, किसके अंदर, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर है, और यहाँ पर आप डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स दिखाते जाओ ऐसे, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा सबसे पहला है बच्चों N1 जो कि है ग्राउंड स्टेट, यहाँ लिख दो, यहाँ एनर्जी की वैल्यू लिख दो माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक्चुअल में क्या है, ये जीरो वाले लाइन सबसे टॉप पे होती है, क्योंकि ये ग्राफ जो है बच्चों नीचे की तरफ है ना, सारा नेगेटिव वैल्यूज है, ये नेगेटिव वैल्यूज है एनर्जी की, ठीक है, ये जीरो वाली लाइन है, ये जीरो एनर्जी की यहाँ दिखानी रखी। उसके बाद फिर माइनस का 3.40 सेकेंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट, इस तरह से आप दिखा सकते हो। आप देखो स्पेस इक्वली नहीं है फर्स्ट सेकेंड, क्योंकि इनकी एनर्जीज की वैल्यूज है। सिंपल सी बात है बच्चों, अगर ये जीरो है तो इसके पास अगर लेटर से 0.5 समथिंग यहाँ होगा, आगे चलते चलते 13 काफ़ी दूर होगा, और फिर उसका डायरेक्ट जो है 0.34 वाला आता है, तो इसलिए गैप इस तरह से इनकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग। तो आप ये एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से, इनकी एनर्जीज को दिखा के, ठीक है। लास्ट में अनबाउंड आयनाइज्ड आयन दिखा रखे, क्योंकि ये बाकी जो है ये ऊपर वाली, जीरो से ऊपर वाली एनर्जी लेवल्स का दिखा दिया, तो ये जीरो वाला लेवल यहीं तक दिखा दो, बस जीरो तक ही दिखाना आपने, उससे ऊपर नहीं दिखाना। ये सब एक्साइटेड स्टेट्स होती हैं, क्योंकि ये ग्राउंड स्टेट है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चलता जाएगा। अब एक छोटा सा कंसेप्ट जो लास्ट टॉपिक है वैसे तो, स्पेक्ट्रल सीरीज का। स्पेक्ट्रल सीरीज ये टर्म पहले भी है, बोहर नहीं एक्सप्लेन कर, सॉरी रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया था स्पेक्ट्रम। अब ये स्पेक्ट्रम होता क्या, या तुम्हें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट में होता है तो वो ज़्यादा देर वहाँ नहीं रुक पाता, वो जंप करके नीचे आ जाता है, लोअर एनर्जी लेवल में, लोअर ऑर्बिट के अंदर आ जाता है। तो उस एनर्जी का क्या, जो उसके पास थी हायर स्टेट में, उसको लॉस कर देता है इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन दी फॉर्म ऑफ फोटोन, लाइट की फॉर्म में। तो वो जब लॉस करता है तो वो लाइट एमिट करता है। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स जब एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में आते हैं तो वो लाइट एमिट करते हैं, वो फोटोन्स एमिट करते हैं। तो अगर आप उन डिफरेंट लाइट्स को अरेंज करो तो उसका एक पैटर्न बनता है, दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रम, उसको ही स्पेक्ट्रम बोलते हैं। सो हम अब उन स्पेक्ट्रम्स की बात करेंगे। तो जनरली ध्यान रखना, हम यहाँ N1 और N2 टू टर्म्स यूज करेंगे। तो N1 वो होगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया है लोअर ऑर्बिट, और N2 जहाँ से वो जंप करके नीचे आया है, ठीक है। तो ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये जहाँ वो पहुँच रहा है, ये दो टर्म्स याद रखना। अब आगे सॉल्व करेंगे। सो आपको याद है किसी भी ऑर्बिट के अंदर एनर्जी का जो फॉर्मूला था कॉमन, वो था माइनस का mz²e4/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर इंटू h स्क्वायर। तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी N2 ऑर्बिट में है तो जस्ट आप n की जगह N2 लिख दो, और अगर वो वहाँ से जंप करके फर्स्ट ऑर्बिट में आया तो N1 में आया, तो अब क्या करो, N1 पुट कर दो। तो ये दो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स की एनर्जीज आ गई। तो अब आपको पता है कि यार इलेक्ट्रॉन अगर जंप कर रहा है तो वो एनर्जी फोटोन की फॉर्म में रिलीज करेगा। और बोहर का थर्ड पोस्टुलेट याद हो थर्ड, तो क्या है, सेकंड वाले की एनर्जी का डिफरेंस फर्स्ट से करोगे तो आपके पास एनर्जी आएगी फोटोन की जो एमिट हुआ, तो उसको तुम HF या फिर H इंटू न्यू लिख सकते हो, फ्रिक्वेंसी ऑफ द फोटोन और लाइट एमिटेड। तो यहाँ से बच्चों इसको तुम फर्दर c/λ भी लिख सकते हो अगर वेवलेंथ निकालना है तो, ठीक है। तो वही लिखा, इन दोनों का डिफरेंस किया, वो HF फ्रिक्वेंसी के इक्वल हो गया। तो इन दोनों की वैल्यूज पुट कर दी हमने यहाँ पर, HF, तो यहाँ से F निकाला, तो बच्चों F यहाँ H इधर डिवाइड में चला गया, mz²/e4/8 एप्सिलॉन नॉट h³ इंटू 1/n1² माइनस 1/n2², ये चीज़ कॉमन आई थी। अब बच्चों क्या किया, फ्रिक्वेंसी को c/λ लिखा, तो यहाँ से 1/λ जो आया हमारे पास वो आया mz²e⁴8c, क्योंकि c इधर आ गया, एप्सिलॉन नॉट h³ इंटू दिस टर्म। अब यहाँ ध्यान रखो, ये पूरी टर्म जो है प्योरली कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का एक नाम रखा गया, इसको पहले तो एक सिंबल r दिया गया, इस r को बोला गया रीडबर्ग कांस्टेंट। रीडबर्ग एक साइंटिस्ट थे, उसके नाम पे इसका ये नाम दिया गया r। और ये जो 1/λ है इसको बच्चों वेव नंबर भी बोल देते हैं, कई बार ऐसे फ्रिक्वेंसी वाला सिंबल उसके ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं, इसको वेव नंबर भी बोल देते हैं, वेव नंबर। जनरली ये होता क्या है, फ्रिक्वेंसी का वेवलेंथ का रेसिप्रोकल। तो वेव नंबर या 1/λ आया r इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। अब इस r की वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स। ये फॉर्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ। और हाइड्रोजन के लिए Z1 पुटी कर देना हमने, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास जो बन के आता है फाइनली वो आता है 1/λ इज इक्वल्स टू r 1/n1² माइनस 1/n2²। इसको वेव नंबर भी लिख सकते हैं, मैंने बताया। तो ये फॉर्मूला बहुत काम का है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए। जनरली अगर आपको बोले कि एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में आया तो जो लाइट एमिट हुई उसकी वेवलेंथ क्या होगी, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, तो उसको कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। तो इससे जनरली वेवलेंथ कैलकुलेट होती है, और अगर फ्रिक्वेंसी निकालनी है तो हम बाद में ये फॉर्मूला यूज करेंगे। फ्रिक्वेंसी इंटू वेवलेंथ स्पीड ऑफ लाइट होती है, अगर लैम्डा आ गया तो हम फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं।
सो इट्स इज इक्वल टू आर रिडबर्ग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए बच्चों, 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये क्या है बच्चों, ये लोअर ऑर्बिट है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जंप करके आया है, और ये हायर ऑर्बिट है जहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके आया है। अब आपको पता है भी एक इलेक्ट्रॉन अलग अलग लेवल से जंप कर सकता है, हो सकता है हाइड्रोजन के थर्ड ऑर्बिट में हो, सेकंड में आए, हो सकता है सेकंड से फर्स्ट में आए, तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं, तो उनके बेसिस पे डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स होते हैं। तो ये ग्राउंड स्टेट है, n इज इक्वल्स टू 1 वाली, ये n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 4, n इज इक्वल्स टू 5 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। तुमसे कहा जाए यार एक इलेक्ट्रॉन किसी एक्साइटेड स्टेट से जंप करके ग्राउंड स्टेट में आता है, फर्स्ट में आता है, चाहे वो सेकंड से जंप करके आए, चाहे वो थर्ड से जंप करके आए, चाहे वो फोर्थ से जंप करके आए, चाहे वो फिफ्थ से आए, चाहे सिक्स्थ से आए, हायर स्टेट कोई भी हो, लेकिन वो आ रहा है फर्स्ट में, तो इन सब वेव्स का एक ग्रुप होगा, एक सीरीज बनेगी, इसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके सेकंड ऑर्बिट में आए किसी भी ऑर्बिट से, एक्साइटेड स्टेट कोई भी हो, लेकिन आए कहाँ पर, सेकंड में, नीचे से ऊपर नहीं जा सकता, ऊपर से नीचे आएगा, तो इससे इन सब वेव से जो सीरीज बनी, ग्रुप बना, इसको बोलते हैं बाल्मर सीरीज। ऐसे इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में आए किसी भी इससे ऊपर वाली स्टेट से, उसको बोला पास्चन सीरीज। अगर फोर्थ में आए तो ब्रैकेट सीरीज, उसके बाद बच्चों पी फंड होता है, फिफ्थ में अगर आए इसके बाद हम्फ्री भी होता है। तो ये डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज होते हैं, इसका ये रीजन होता है ये, ठीक है बच्चों। अब इनमें भी ध्यान देखो, ये जो फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये इन सब में बड़ा डिफरेंस होता है बच्चों, सबकी वेवलेंथ अलग अलग होती है, तभी तो इनका एक ग्रुप बना जिसको नाम दिया लाइमन सीरीज। ऐसे ही सेम इन सब में चलता है। डिस्कवरी वाइज सबसे पहले बाल्मर सीरीज डिस्कवर हुई थी, बिकॉज ये विजिबल रीजन में लाइक करती है, मतलब इसको इजीली देखा गया था, तो डिस्कवरी सबसे पहले बाल्मर की हुई थी, लेकिन बाद में लाइमन और सब हुआ, तो उनको अरेंज किया एक सिस्टमेटिक वे में, सबका भी इन डिटेल में भी है कहाँ कहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा। और ध्यान रखना, अब लाइमन में जैसे अलग अलग है, दूसरे से भी आया, तीसरे से भी, चौथे से भी, तो ये जो पहली लाइन होती है जनरली इसके लिए अल्फा एच अल्फा, जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में आपको पता है ग्राउंड स्टेट होती है, उसके बाद सेकेंड स्टेट भी है, थर्ड स्टेट भी है, फोर्थ भी है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में आता है तो उसको एच अल्फा लिख देते हैं, ठीक है। थर्ड से अगर वो फर्स्ट में आता है तो उसको एच बीटा, फिर एच गामा, ऐसे जनरली हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। चलो अब लाइमन सीरीज को इंडिविजुअली पढ़ते हैं। देखो भाई, लाइमन सीरीज कब बनती है, जब भी एक इलेक्ट्रॉन किसी भी आउटर ऑर्बिट से, मतलब दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऊपर वाला कोई भी हो, जंप करके कहाँ आए, फर्स्ट ऑर्बिट में आए, पहले ऑर्बिट में आके गिरे, तो उससे जो वेव्स बनेगी या जो लाइट बनेगी, उन सब के ग्रुप की जो सीरीज है, दैट इज लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज की वेवलेंथ को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, रिडबर्ग फॉर्मूला ही लगाना है, 1/λ = r, 1/n1 को बस यहाँ 1 फिक्स कर दिया, माइनस यहाँ n2, और n2 की वैल्यू तुम्हें पता है, n2 यहाँ पर बच्चों इससे ज़्यादा ही होगा, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। अब एक क्वेश्चन और बन जाता है इनमें जनरली कि लाइमन सीरीज में भी इलेक्ट्रॉन जो है वो कम से कम दूसरे ऑर्बिट से पहले में आए और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फिनिटी से पहले में आए, तो किस केस में मैक्सिमम वेवलेंथ होगी, किस केस में मिनिमम होगी, या कोई पर्टिकुलर सीरीज की मैक्सिमम वेवलेंथ बताओ। तुमसे बोला लाइमन सीरीज की मैक्सिमम वेवलेंथ बताओ, लाइमन सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ बताओ, तो कैसे बताओगे। तो अगर आपको बच्चों मैक्सिमम वेवलेंथ बतानी है तो बच्चों उसके लिए फ्रिक्वेंसी मिनिमम होनी चाहिए। फ्रिक्वेंसी मिनिमम मतलब एनर्जी मिनिमम, और एनर्जी के लिए उसको सबसे पास से आना पड़ेगा। यानी जब इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों, ध्यान से सुनना, दूसरे ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में आएगा, उस केस में जो वेवलेंथ होगी लाइमन सीरीज के लिए वो मैक्सिमम होगी। और अगर एक इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से आता है और आता कहाँ है, फर्स्ट ऑर्बिट में, तो ये लाइमन सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ होगी, ठीक है। जब भी मैक्सिमम वेवलेंथ निकाला है तो जस्ट उसके पास वाले ऑर्बिट से ले आओ, और अगर मिनिमम निकाला है तो इन्फिनिटी से ले आओ। और ये जो लाइमन सीरीज देखी गई तो बच्चों इसकी जो रेडिएशन है ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करती है, ठीक है। स्पेक्ट्रम जो होता है इसका यूवी में लाई करता है, ये हमारे लिए हम देख नहीं सकते, इनविजिबल है। वहीं फिर आता है बाल्मर सीरीज, भाई इलेक्ट्रॉन को दूसरे ऑर्बिट में आना है, कहाँ से, तीसरे से आए, चौथे से आए, पांचवे से, ऊपर वाला ऑर्बिट हमें कोई लेना देना नहीं है, आना वो दूसरे पे चाहिए, ठीक है। इससे जो सीरीज बनेगी वो बाल्मर सीरीज है। तो रिडबर्ग फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया, 1/λ = r 1/2²। देखो यहाँ 2 आ गया ना, क्योंकि दूसरे ऑर्बिट में आना है, फिक्स हो गया ये, तो आना तो दूसरे ऑर्बिट में आएगा, कहाँ से, ये 3 भी हो सकता है, 4b, 5b, 6b, 7b, अप टू इन्फिनिटी। अब अगर वो 3 से आए 2 पे, 3 से अगर आप आए वो कहाँ पर बच्चों, 2 पे आए, तो हो गया मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए। अगर वो इन्फिनिटी से 2 पे आए तो हो गया मिनिमम। तो अगर क्वेश्चन में बोला बाल्मर सीरीज की मैक्सिमम वेवलेंथ बताओ, तो बच्चों इस n2 को जस्ट आप क्या पुट कर दो, 3 पुट कर दो, ये n2 की वैल्यू है, ये n1, ठीक है। और अगर आपसे बोला कि बाल्मर सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ बताओ, तो बस यहाँ पर आप इन्फिनिटी पुट कर दो,
तो इस तरह से आप कर सकते हो। और ये जो सीरीज है बताओ, ये विजिबल रीजन के अंदर लाई करती है, विजिबल रीजन में लाई करती है, इसलिए इसको देखा गया था, सबसे पहले डिस्कवर हुई थी। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम बन सकता है क्वेश्चन, एमसीक्यू। पार्शियल सीरीज, वही बात, तीसरे ऑर्बिट में आना है, चौथे पांचवें कहीं से भी है। तो ये देखो यहाँ पर 3 फिक्स हो गया और ये इसकी वैल्यू 4 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है। अगर इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों वो फोर्थ से थर्ड में आया तो मैक्सिमम वेवलेंथ देगा, अगर इन्फिनिटी से थर्ड में आया तो मिनिमम देगा। ये लाई करती है इंफ्रारेड रीजन में, देख नहीं सकते इसको। ऐसी ब्रैकेट सीरीज, यहाँ पर ये 4 फिक्स हो गया, इसकी वैल्यू आप गैस कर ही सकते हो, 5 6 7 8 9 समथिंग। मैक्सिमम के लिए इलेक्ट्रॉन को जंप करना पड़ेगा 5 से 4 और मिनिमम के लिए, लैम्डा के मिनिमम के लिए इन्फिनिटी से 4। ये भी लाई करती है बच्चों इंफ्रारेड रीजन में, आप लिख सकते हो फार इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड में आगे इसकी वेवलेंथ होती है। एंड लास्ट में पी फंड सीरीज की अगर हम बात करें तो सेम 5th ऑर्बिट में आना है, कहाँ से आएगा, 6 से 7th 8 9 किसी भी ऑर्बिट से आए, लेकिन आना उसको 5th में, नीचे से ऊपर नहीं जा सकता, ध्यान रखना, उसके लिए एनर्जी देनी पड़ती है, ये उल्टा प्रोसेस कर रहे हैं। तो इसके लिए भी मैक्सिमम वेवलेंथ निकालनी है, तो बच्चों 6 से 5th में आए और मिनिमम के लिए इन्फिनिटी से वो 5th में आए। ये भी लाई करता है इंफ्रारेड रीजन में ही, फार इंफ्रारेड रीजन में। तो पहली लाई करती थी विजिबल में, दूसरा पहला लाई करता था यूवी में, जो लाइमन सीरीज थी वो यूवी में लाई करती थी, फिर विजिबल में, फिर बाकी 3 जो है वो आईआर यानी इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। एक कंसेप्ट और कि कैसे हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन किसी nth ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट में आए। अब लेटर से एक इलेक्ट्रॉन बच्चों 4th लेवल में है, तो उसको ग्राउंड में आना है, तो यार मल्टीपल वे है, क्या पता वो 4th से 3rd में आए, फिर 3rd से 1st में जंप करे, क्या पता वो 4th से 3rd में आए, 3rd से 2nd में आए, 2nd से 1st में, क्या पता वो डायरेक्ट ही जंप करे, क्या पता वो पहले 2nd में आए और 2nd से 1st में। तो यार मल्टीपल प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर, तो आपको निकालने के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालनी है, तो क्या करो n मल्टीप्लाई बाय n-1/2। यहाँ पर n क्या है, किस ऑर्बिट से वो जंप कर रहा है, लेटर से ये 4th ऑर्बिट में था, तो यहाँ पर बच्चों 4 पुट किया, 4 - 1 डिवाइड बाई 2 कितना है भाई, 12/2 6, तो 6 प्रोबेबिलिटी है, तो 6 डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस एमिट होंगी, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हो। उसके बाद बोहर की लिमिटेशंस क्या थी यार, मतलब ये भी तो कुछ जगह गलत हुआ था, तो इसकी लिमिटेशन की बात करते हैं। तो फर्स्ट, बोहर का मॉडल एप्लीकेबल था सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन लाइक छोटे एलिमेंट के लिए, जिसका Z1 हो, बड़े के लिए, बाकियों के लिए फेल हो गया था। बोहर की थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि इन स्पेक्ट्रम लाइन के, ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस है ना, इसके अंदर भी फाइन स्ट्रक्चर है, मतलब एक सिंगल लाइन भी मल्टीपल में डिवाइडेड होती है, फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो। ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि ये जो एमिटेड रेडिएशंस है ना, इनकी इंटेंसिटी अलग अलग क्यों है, तो इंटेंसिटी के बारे में तो कुछ पता ही नहीं भाई साहब ने। इसने ये ध्यान नहीं रखा कि भाई इलेक्ट्रॉन का तो वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल तो है ही है इलेक्ट्रॉन, लेकिन मूविंग पार्टिकल वेव नेचर भी शो करता है, जो डी ब्रोगली ने बताया था, इसके बारे में कुछ नहीं बताया। बोहर का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ऑर्बिट सर्कुलर ही क्यों होते हैं, हम इसको एलिप्टिकल क्यों नहीं मानते, यहाँ पर वो फेल हो गया था। ठीक है, हालांकि डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस मैं तुम्हें बता चुका हूँ, तो यहाँ पर उसको पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है 1 शॉट में। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा न्यूक्लियस का। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।